अनु काफी दिनों बाद देहरादून गई थी। वो आंगन में लगे लीची के पेड़ के नीचे बैठ गई थी। गीता उसके घर में बचपन से ही घर का सारा काम करती थी। वो भी उसकी हम उम्र थी। 5 साल पहले अनु अम्मा के बीमार होने पर आई थी और अम्मा 10 दिन बाद ही खत्म हो गई थी। उसके बाद वो कभी इधर आ ही नहीं पाई थी। दीदी, बच्चों को भी ले आती। शुभा की परीक्षा आने वाली थी और कृष्णा का फुटबॉल मैच है। मैं 2 ही दिन के लिए तो आई थी। अन्नू दीदी, इस बार लीची के मौसम में जरूर आइएगा। इस पेड़ की लीची बहुत अच्छी होती है। कहाँ इतना समय मिलता है, बड़ी मुश्किल से समय निकाल कर आ पाई हूँ। तुम लोगों को मिलती है कभी? कहाँ दीदी, शरारती लड़के एक भी लीची नहीं छोड़ते, पत्थर मार मार कर तोड़ लेते हैं। तेरा बेटा क्या करता है? तेरे पति महेश की तबीयत अब ठीक हो गई? दीदी, बेटा तो कितने सालों से गायब है, कहाँ वापस आया। और पति तो कैंसर से जूझ रहा था, किसी तरह ठीक हुआ है। जब तक अम्मी थी मदद कर देती थी, वो तो कुछ कर ही नहीं पाता है। बेटे की रिपोर्ट लिखाई थी? हाँ, पर दीदी वो तो बचपन से ही मक्कार था। पहले भी तो कभी कभी भाग जाता था, फिर 1 आध महीने में आ जाता था। इस बार गया तो लौटा ही नहीं। पता नहीं जिंदा भी है कि मर गया। गीता कहते कहते रोने लगी। तुम्हारा खर्च कैसे चलता है? दीदी, एक तो घरों में बर्तन धो लेती हूँ, किसी तरह गुजारा कर ही रही हूँ। मैं तो सोच रही थी यहाँ आना दिन पर दिन बहुत मुश्किल होता जाएगा। इस घर को बेच दूं। तू एक काम कर, अब से इसी घर में आकर रहा कर और लीची के मौसम में यही रहकर लीची के पेड़ की देखभाल किया कर। लीची हो जाए तो बाजार में बेच दिया कर। मैं तो पता नहीं कब आऊं। दीदी, घर खाली पड़ा रहता है, इसलिए लीची का एक भी फल किसी को नहीं मिलता। ठीक है, मैं कल चली जाऊंगी, तू चाबी रख लेना। गीता की आंखें भर आई। दीदी, आपकी अम्मा थी तब तक घर की रौनक ही कुछ और थी। मुझे भी बड़ा सहारा था, आपको बहुत याद करती थी। अनु की आंखें भर आई। उसे अपना बचपन याद आ गया। बाबूजी ने 15 साल पहले ये पेड़ लगाया था। तब वो और उसका भाई अतुल कितनी बेसब्री से पेड़ के बड़े होने का इंतजार करते थे। कुछ सालों में ही पेड़ बड़ा हो गया था। वो और अतुल आंगन में लगे लीची के पेड़ पर दिन रात उद्यम मचाते रहते थे। लीची लगने से पहले ही उसका ब्याह हो गया। कभी फल खाए भी नहीं। अब तो ना पेड़ पर चढ़ने की उम्र रही, ना अतुल ही रहा। जब से विदेश गया वहीं का होकर रह गया। बाबूजी तो कई साल पहले खत्म हो गए और अम्मा उनकी याद में तड़पती ही चली गई। अंत समय में अम्मा मेरे नाम ही घर लिख गई थी। अनु ने आंसू पोंछ लिए। दीदी, दिल मत छोटा करो, मैं यहाँ रहूंगी। आपको जब मन हो घर बेच देना। अनु दूसरे दिन ही देहरादून से बैंगलोर चली गई थी। पति और बच्चों को छोड़कर घर का सौदा करने गई थी, पर गीता के लिए बेच ही नहीं पाई। गीता ने चाबी ले लिया था और दूसरे ही दिन अपना सामान लेकर उस घर में आ गई थी। साफ सफाई तो दीदी ने करवा ही दी थी। अनु दीदी का मन भी अम्मा जी जैसा ही है, बेचारी कितना रो रही थी। हाँ, वरना हम जैसों के नसीब में पक्के घर का सुख कहाँ होता है। गीता ने पेड़ के आसपास थाला बनाकर खाद डाल दिया था। रोज सुबह शाम पानी देती थी। कुछ ही महीने में पेड़ में बिल्कुल लाल लाल पकी हुई लीचियां लग गई। उनके रहने से कोई बच्चा पत्थर नहीं फेंकता था। मैं काम पर जा रही हूँ, तुम आंगन में ही रहना। बच्चे देखेंगे कि मैं जा रही हूँ और पेड़ों में लीची लग गई है तो उनका पत्थर मारना शुरू हो जाएगा। हाँ हाँ, तू जा, मैं देख लूंगा। गीता वापस आई तो ये ले, लीचियां तो पककर तैयार हो गई हैं। मैंने तोड़कर टोकरी में भी भर दिया है। अगर कभी बाजार ले जानी हो तो अच्छा दाम मिल जाएगा। चलकर खा लो, फिर चली जाऊंगी। दोनों ने खाना खाया और गीता लीची की टोकरी उठाकर पलटन बाजार की तरफ चल दी। लीची ले लो, लीची, पक्की लीची ले लो, रस से भरी लीची ले लो। थोड़ी ही देर में उसकी टोकरी खाली हो गई। जिसने भी लीची खाई सब दोबारा लेकर गए। गीता जल्दी ही घर आ गई। ये ले, तू तो बड़ी जल्दी आ गई। एक टोकरी और भर गई। क्या दिखाओ तो? गीता ने देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। लाओ, दे दो, इसको भी बेच कर आती हूँ।
बहुत लोग मांग रहे थे, पर मेरी टोकरी खाली हो गई थी। थोड़ा आराम कर ले। सारे ग्राहक चले जाएंगे, वैसे भी ऐसी लीची किसी के पास नहीं था। गीता ने फटाफट टोकरी उठा ली और बाजार चली गई। 1 घंटे के भीतर फिर से उसकी टोकरी खाली हो गई। एक ही दिन में उसे बहुत से पैसे मिल गए। कुछ पैसों से उसने आते समय 4 टोकरियां और खरीद ली। घर आते ही, अरे गीता, अच्छा किया जो तू टोकरियां खरीद लाई। ये लीची का पेड़ तो जादुई है। ये देख, अब की मैंने सारी बाल्टियां और टब भी भर लिया। ऐसा करो, चलो हम दोनों ही चलते हैं और लीची बेच कर आते हैं। दोनों टोकरी भरकर लीची लेकर बाहर गए और रिक्शा करके बाजार चले गए। बाजार में जाकर सारी लीचियां बिक गई। आज तो मैं बहुत थक गई हूँ, अभी घर चलकर रोटी भी बनानी है। छोड़ ना, चल आज हम बाजार में ही कुछ खा लेते हैं। बड़े दिनों से कुछ अच्छा नहीं खाया। दोनों ने पलटन बाजार में जाकर कुछ खाया पिया। खाली टोकरी उठाकर घर आ गए। घर आकर, ये सारी टोकरियां पेड़ के नीचे ही रख दे, सुबह तक अपने आप ही भर जाएगी। गीता टोकरियां उठाकर आंगन में गई तो, हाय दैया, जरा इधर आओ तो। महेश जब पेड़ के नीचे गया तो उसका मुंह खुला का खुला रह गया। पेड़ के नीचे लीचियों का पटरा पड़ा था। अब क्या करें, यही हाल रहेगा तो हम तो सो भी नहीं पाएंगे। चलो टोकरियां तो भर ले। उन्होंने टोकरियां भर ली और पेड़ के नीचे एक चादर झूले की तरह दोनों तरफ से बांध दिया, जिससे लीची गिरकर फूट न जाए। चलो अब सो जाते हैं, सुबह मुझे जल्दी उठकर काम पर भी जाना है। गीता ने सुबह उठकर खाना बनाया, घर की सफाई की, फिर आंगन में गई। पूरी चादर लीचियों से भरी थी। आज हमें एक ठेले का इंतजाम करना पड़ेगा। मैं काम पर जा रही हूँ, तुम एक ठेला लेकर आओ, उसमें लीचियाँ रखो, तब तक मैं झटपट काम करके आती हूँ। गीता काम से लौटी तो महेश ने सारी लीची ठेले पर सजा दी थी और टोकरियां पेड़ के नीचे रख दिया। चादर झूले की तरह दोनों तरफ से बांध दिया। चलो जल्दी करो। दोनों बाजार पहुँच गए। देखते ही देखते उनकी सारी लीचियां बिक गई। उस दिन उन्हें बहुत पैसे मिले। चलो घर चले, अभी तो फिर एक बार आना होगा। लीची ज्यादा से ज्यादा 1.5 महीने रहेगी, पर अगर इसी तरह हम लीची बेचते रहे तो बहुत अमीर हो जाएंगे। हाँ, जल्दी चलो। 1.5 महीने से रोज यही हो रहा था, पर लीची खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। उनके पास बहुत पैसे हो गए। गीता, हम लोग एक जमीन खरीद कर उसमें अपना घर बनाएंगे और ये लीची का बीज भी लगा देंगे, ताकि जब भी अन्नू दीदी घर बेचे तब तक हमारा पेड़ तैयार हो जाए। सही कहा तुमने। कल जब मैं काम पर जाऊंगी तब तुम कोई जमीन देख लेना। ठीक है। महेश अपने एक दोस्त के पास गया और जमीन के बारे बात की। शाम को दोनों ने जाकर जमीन देख लिया और दूसरे दिन ही जमीन खरीद लिया। फिर कुछ ही दिनों में घर भी बनवाना शुरू कर दिया। सारे बाजार में लीची खत्म हो गई थी, लेकिन उनकी लीची अभी भी फल दे जा रही थी। दूसरे मौसम में फिर वैसा ही हुआ। एक दिन जब गीता लीची के पेड़ के नीचे बैठी थी, तभी, तुमने इस पेड़ का बीज अपने घर में लगा लिया? कौन हो तुम? बीज तो लगा दिया मैंने। अरे, मैं लीची का पेड़ हूँ। मुझे यहाँ अकेले रहना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। जब तक अम्मा थी तब तक वो मेरी बहुत ख्याल रखती थी। जब लीची खाने का समय आया तब सब लोग चल दिए, इसीलिए मैं तुम्हारे पास रहना चाहता हूँ। गीता जाकर पेड़ से लिपट गई। मैं तुम्हारे पास रहूंगी और तब तक तुम्हारा ख्याल रखूंगी, जब तक यहाँ कोई दूसरा नहीं आ जाता। नहीं नहीं, तुमने मेरा बीज लगा दिया है ना, मैं भी वहीं चला जाऊंगा। गीता बहुत खुश थी। उनका घर बन गया था। लीची का पेड़ उनके आंगन में लहलहा रहा था। गीता ने अनु को चिट्ठी लिखी थी और उसे भी अपनी गृह प्रवेश में आने का आग्रह किया था। अनु को आना पड़ा। दीदी, अब हम अपने घर में जाकर रहना चाहते हैं, आप ये घर बेच सकती हैं। अनु ने दूसरे दिन ही घर का सौदा करने का मन बना लिया था। गीता की किस्मत चमक गई थी। अब उसके पास अपना घर था और अपनी लीची का पेड़ था। हर बार लीची के मौसम में उनको इतना पैसा मिल जाता कि कहीं काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। एक बार एक नगर में एक महात्मा जी अपना डेरा डालते हैं। लोग उनके पास अपनी समस्याएं लेकर आते और महात्मा जी लोगों की समस्याओं का हाल अपनी सूझबूझ से देते।
उसी नगर में भोला नाम का लड़का अपनी विधवा माँ के साथ रहता था। अपने नाम के अनुरूप ही भोला बहुत ही भोला और कुछ कम बुद्धि वाला था। उसकी माँ को हमेशा उसकी चिंता रहती। बेटा, अब तो बड़ा हो गया है, तुझे अपना ध्यान खुद रखना होगा। जिंदगी का क्या भरोसा, मेरा कब बुलावा आ जाए। तुझे दुनिया के तौर तरीके सीखने होंगे बेटा। बुलावा? माँ, तुम कहीं जा रही हो क्या? कहाँ से बुलावा आ गया तुम्हारा? हे भगवान, कब समझेगा तू। नगर में हर कोई भोला को अच्छी तरह जानता था। लोग अक्सर उसकी कम बुद्धि का फायदा उठाकर उससे अपना काम निकलवा लेते और भोला दुनियादारी से अनजान लोगों के काम खुशी खुशी करता। भोला की माँ को महात्मा जी के बारे में पता चलता है तो वो भोला को उनके पास लेकर जाती है। महात्मा जी, मेरा बेटा भोला अत्यधिक भोला है, या यूं कहे कि मंद बुद्धि है। महात्मन, मैं आपके चमत्कारों के विषय में बहुत कुछ सुनी हूँ। कृपया कुछ चमत्कार मेरे बेटे पर भी कर दीजिए, जिससे इसकी बुद्धि ठीक हो जाए और लोग इसका फायदा न उठाए। महात्मा जी भोला को देखकर मुस्कुराते हैं और उसे एक लड्डू देते हैं जो कि शुद्ध देसी घी का बना होता है और उसमें से देसी घी की बहुत ही अच्छी महक आ रही थी। भोला बेटा, ये लड्डू रख लो, इसे हमेशा अपने पास रखना। ये तुम्हारे साथ कुछ बुरा नहीं होने देगा। हमेशा अपने साथ कैसे रख सकूंगा महात्मा जी? ये तो कुछ समय बाद खराब हो जाएगा। इसमें से बहुत अच्छी सी देशी घी की खुशबू आ रही है, इसे तो मैं अभी खा लेता हूँ। भोला जैसे ही लड्डू को खाने लगता है, महात्मा जी उसे रोक लेते हैं। मूर्ख, तुझे समझ नहीं आता? इसे खाना नहीं है, केवल अपने पास रखना है। भोला की माँ उससे लड्डू ले लेती है और उसे वहाँ से ले जाती है। घर पर माँ, मुझे वो लड्डू दो ना, कितना स्वादिष्ट लग रहा है, मुझे वो खाना है। बेटा, महात्मा जी ने कहा है कि इसे खाना नहीं है, केवल अपने पास रखना है। तू जिद मत कर, ले पैसे ले और बाजार से अपने लिए और लड्डू ले आना, लेकिन इस लड्डू को मत खा मेरे बच्चे। भोला की माँ उसे लड्डू खाने से तो रोक देती है, लेकिन महात्मा जी ने कहा है कि इसे खाना नहीं है, केवल अपने पास रखना है, लेकिन ये तो कुछ दिन में खराब हो जाएगा। भोला की माँ लड्डू को एक डिबिया में डालकर रख देती है। भोला चुपके से उस लड्डू को खाने आता है। जैसे ही भोला वो लड्डू मुंह में डालता है तो ये क्या, लड्डू तो सोना का बन जाता है। ये कैसा लड्डू दिया है महात्मा जी ने? ये तो टूटता ही नहीं है। इससे अच्छा तो महात्मा जी कुछ और मिठाई दे देते। भोला तो इतना कहते ही वहाँ मिठाई का ढेर लग जाता है। अलग अलग तरह की मिठाइयाँ आ जाती है। भोला उन्हें देखकर बहुत ही हैरान और बहुत खुश होता है। अरे वाह, लगता है महात्मा जी यहीं कहीं आसपास ही है, जो मेरे इतना कहते ही इतनी सारी मिठाइयाँ भेज दी। भोला खुशी खुशी मिठाइयाँ खाता है और इतने में भोला की माँ भी वहाँ आ जाती है। अरे, ये इतनी सारी मिठाइयाँ कौन लाया? अरे माँ, तुमको नहीं पता? ये सब मिठाइयाँ वो महात्मा जी ने भेजी हैं। वो यहीं कहीं आसपास ही हैं, और जैसे ही मैंने कहा कि मुझे मिठाइयाँ खानी है तो उन्होंने ये सारी मिठाइयाँ भेज दी। माँ को भोला की बातों पर विश्वास नहीं होता और वो बहुत ध्यान से लड्डू को देखती है। वो लड्डू उठाकर मुंह में डालने लगती है कि तभी, अरे माँ, इसे क्यों खा रही हो? ये तो पत्थर का है। पत्थर का? क्या बोल रहा है तू? माँ जैसे ही लड्डू को मुंह में डालने लगती है तो लड्डू सोने का बन जाता है। माँ ये देखकर बहुत हैरान होती है। अरे, ये तो सोने का लड्डू है। काश मुझे सोने के लड्डू की जगह सोने की चेन मिल जाती। माँ के इतना कहते ही उनके सामने एक सोने की चेन आ जाती है। माँ को ये सब देखकर अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। लगता है महात्मा जी का ये दिया लड्डू कोई मामूली लड्डू नहीं, बल्कि कोई जादुई लड्डू है। महात्मा जी ने कहा था कि इस लड्डू को अपने पास रखने से सब ठीक हो जाएगा। काश ये लड्डू मेरे भोले को एक मामूली मंद बुद्धि लड़के से एक सुंदर राजकुमार में बदल सकता। माँ के इतना कहते ही भोला की तो काया ही बदल गई। मामूली सा मंद बुद्धि दिखने वाला भोला
एक सुंदर, बलिष्ठ और समझदार राजकुमार की तरह दिखने लगा। उसके कपड़े भी राजकुमार जैसे सुंदर बन गए। माँ और भोला को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। उन्हें ये सब एक सपने जैसा लग रहा था। भोला, मेरे बच्चे, तू तो एकदम राजकुमार लग रहा है। कितना प्यारा, सुंदर राजकुमार। माँ और भोला लड्डू के आगे हाथ जोड़कर धन्यवाद करते हैं। माँ, मैं जल्दी ही तुमको एक बड़े घर की मालकिन बनाऊंगा। मैं खूब मेहनत करके पैसे कमाऊंगा और बड़ा घर और गाड़ी खरीदूंगा। भोला ने जैसे ही बड़ा घर और गाड़ी खरीदने की बात कही, उनका घर एक छोटे से टूटे फूटे घर की जगह एक बड़े आलीशान घर में बदल गया और घर के बाहर एक बड़ी चमचमाती गाड़ी भी आ गई। भोला और उसकी माँ के दिन बदल गए थे। दोनों अब खूब बंठन के रहते, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते, महंगे महंगे कपड़े पहनते। इन सब की वजह से दोनों में बहुत घमंड आ गया था। एक दिन महात्मा जी भोला और उसकी माँ से मिलने उनके घर आते हैं। घर का दरवाजा खुला देखकर महात्मा जी घर के अंदर आ जाते हैं और आवाज लगाते हैं, भोला बेटा, कहाँ हो तुम? अरे रे रे, कौन हो तुम और कहाँ घुसे चले आ रहे हो? भोला बेटा, लगता है तुमने मुझे पहचाना नहीं। याद है तुम अपनी माँ के साथ मेरे आश्रम आए थे? आए थे तो क्या हुआ? आप इस तरह हमारे घर घुसे चले आएंगे? भोला बेटा, दरअसल मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत थी। कैसी मदद? मेरे पास फालतू लोगों के लिए समय नहीं है। चलो निकलो यहाँ से, मेरे पास बहुत काम है। इतने में भोला की माँ अंदर से आती है। कौन है भोला बेटा? किससे बात कर रहा है? बेटी, मैं हूँ, पहचाना मुझे? कौन हो तुम और हमारे घर में कैसे घुसे? निकलो बाहर, नहीं तो मैं पुलिस को बुला लूंगी। बोला ना, निकलो बाहर, सुनाई नहीं देता? लगता है अत्याधिक धन ने तुम लोगों का दिमाग खराब कर दिया है। ये मत भूलो, मेरे ही कारण आज तुम यहाँ हो। तुम्हारे कारण नहीं, अपने दम पर यहाँ हूँ मैं, समझा बुढ़े? चल अब निकल यहाँ से। भोला धक्के मारकर महात्मा जी को घर से बाहर निकाल देता है। जिस लड्डू के कारण तुम लोग इतना उड़ रहे हो, मैं उसकी जादुई शक्तियाँ खत्म करता हूँ। अब देखता हूँ क्या करते हो तुम लोग। महात्मा जी के इतना कहते ही भोला का आलीशान घर, गाड़ी सब गायब हो गए और उस जगह वही पुराना टूटा फूटा घर आ गया। भोला एक सुंदर राजकुमार की जगह वही मंद बुद्धि भोला बन गया। भोला की माँ की हालत भी पहले जैसे हो गई। भोला की माँ उसे लेकर महात्मा जी के पास दौड़ती हुई जाती है। महात्मा जी, हमें क्षमा कर दीजिए, हमने आपके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया, हमें क्षमा कर दीजिए महात्मा जी। कौन हो तुम? मेरे पास क्यों आए हो? चलो भागो यहाँ से। महात्मा जी, दौलत की चकाचौंध ने हमें अंधा बना दिया था, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मुझे कोई धन दौलत नहीं चाहिए, बस आप मेरे बेटे को वैसे ही समझदार सुंदर राजकुमार बना दीजिए। कदापि नहीं, मैंने तुम्हारे बेटे को एक मौका दिया था, लेकिन मुझे लगता है ये इसी तरह जीवन जीने योग्य है, क्योंकि सफलता इसे रास नहीं आई। अब ये जीवन भर ऐसे ही रहेगा। भोला अपनी माँ के साथ घर वापस आ जाता है। माँ को अपने किए पर बहुत अफसोस होता है, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। अनीता अपनी टूटी फूटी चारपाई पर पड़ी थी। उसका शरीर बुखार से तप रहा था और वो कुछ कुछ बड़बड़ा रही थी। इंदर उसके लिए दवाइयाँ लाने गया था और प्रीति अपनी माँ के पास उसका हाथ थामे बैठी थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खोल दे बेटी, इतनी दोपहर में कौन होगा माँ? देख तो सही। प्रीति ने दरवाजा खोला तो सेठ किशोरी लाल बाहर खड़ा था। कहाँ है तेरा बापू? माँ की दवा लाने गए हैं, कोई काम था क्या? सबसे घूम घूम कर बोलता है कि उसकी जमीन पर मैंने कब्जा कर रखा है, पूरे गांव में मेरी बदनामी करता है। हिम्मत है तो खाली क्यों नहीं कर लेता? आज मैं उसके खाल उधेड़ दूंगा। सही तो कहते हैं बाबू, तुम हमारी जमीन लौटा क्यों नहीं देते? अरे चुप कर छोकरी, तेरा बापू आ जाए तो कहना मुझसे आकर मिले। जी अच्छा। किशोरी लाल के जाने के बाद उसने दरवाजा बंद कर दिया और माँ, किशोरी लाल आया था, कह रहा था बापू सबसे घूम घूम कर उसको बदनाम करते हैं। ये तो सरासर दबंग गई है,
एक तो हमारी जमीन पर कब्जा करके बैठा है, ऊपर से हमें ही धमकी देता है, इसलिए बीवी भरी जवानी में छोड़कर चली गई। वो कह रहा था तेरा बापू आ जाए तो भेज देना। ठीक है, बापू से बता देना। थोड़ी देर में ही इंदर आ गया। उसके माथे से खून निकल रहा था और हाथ पर पट्टी बंधी थी। क्या हुआ बापू, चोट कैसे लगी? कुछ नहीं बेटी, ले पहले माँ को ये दवा पिला दे। बापू वो किशोरी लाल आया था। वो यहाँ भी आया था? क्या कहा उसने? कह रहा था तेरे बापू आ जाए तो दुकान पर भेज देना। उसे के आदमियों ने तो पीटा है मुझे और मेरा ये हाल किया है। दवाई पीते ही अनीता को थोड़ा आराम हो गया। वो आकर इंदर के पास बैठ गई। कितनी बेरहमी से मारा है नस्बीटों ने, जरा भी दया नहीं आई। अपने अपने कर्म है, हमारी जमीन होती तो हम दर दर के भिखारी ना बने होते। प्रीति उठकर माँ के कमरे में गई और उसका संदूक खोलकर सौदा लाने के लिए कुछ पैसे ढूंढने लगी। तभी उसकी नजर एक बॉक्स पर पड़ी। उसने उसे खोला तो उसमें लाल रंग की झिलमिलाती चूड़ियां देखकर उसे रहा नहीं गया। उफ़्फ़ो, कितनी प्यारी है ये चूड़ियां, पहन कर देखती हूँ। उसकी गोरी कलाइयां बहुत सुंदर लग रही थी। प्रीति भागती हुई माँ के पास गई। माँ देखो, ये चूड़ियां कितनी प्यारी है, तुम तो कभी इन्हें पहनती नहीं हो। तू है कहाँ? मुझे तो सिर्फ तेरी चूड़ियां ही नजर आ रही है। माँ, मैं तुम्हारे सामने ही तो खड़ी हूँ। सुनिए जी, आप प्रीति को देख रहे हैं? नहीं, ये क्या हो रहा है? प्रीति ने अपनी चूड़ियां निकाल दी। अब वो सबको दिखाई पड़ने लगी थी। अरे, ये चूड़ियां तो बहुत सालों पहले तेरी दादी ने मुझे दी थी। उन्होंने कहा था कि वो इसे मेरे लिए तीर्थ यात्रा से लाई थी, लेकिन मैंने इसे संभाल कर रख दिया था, फिर मैं भूल गई। बस अब उपाय मिल गया। क्या उपाय मिल गया? हम लोग एक खेल खेलेंगे। प्रीति ये चूड़ियां पहनकर सेठ किशोरी लाल के घर जाएगी और उसको कहेगी मेरे खेत वापस कर दे और मेरा अच्छी तरह से इलाज करवाएं। इसके साथ ही बाजार में सबके सामने मुझसे माफी मांगे, वरना उसकी दुकान में आग लग जाएगी। प्रीति उसको दिखाई तो पड़ेगी नहीं। ये ठीक रहेगा। बापू, कितना मजा आएगा, क्या बुद्धि लगाई है। मैं जब भी उससे अपनी जमीन वापस मांगता हूँ तब वो अपने पाले हुए गुंडों से मुझे पिटवा देता है। उसके आदमी मुझ पर ताबड़तोड़ वार करते हैं। भरे बाजार में मेरी बेइज्जती होती है। मैं आज रात को ही उसके घर जाऊंगी, बड़ा मजा आएगा। रात हुई तो प्रीति ने लाल चूड़ियां पहन ली और सेठ किशोरी लाल के घर पहुंच गई। उस समय वो सो रहा था। वो उसके बिस्तर के पास जाकर उसके कान के पास अपनी चूड़ियां खनकाने लगी। सेठ, उठ जा, तेरे ऊपर बहुत बड़ी विपदा आने वाली है। कौन हो तुम? कौन हो? बचाओ, बचाओ! वहां उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। प्रीति कभी उसके सिरहाने खड़ी होकर चूड़ियां खनकाती, कभी पैर के पास चली जाती। कोई उपाय हो तो बता दो, वरना मैं बर्बाद हो जाऊंगा। तेरे पाप का घड़ा भर गया है, मैं तेरी कुल देवी हूँ। अभी अगर तू अपने आप को बचाने चाहता है तो सबकी हड़पी हुई जमीनें वापस कर दे, और जिसको तूने आज भरे बाजार में पिटवाया था उसका अच्छे से इलाज करवा। सबके सामने उसे हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थना कर, वरना अनर्थ होकर रहेगा। मैं सब करूंगा, एक बार मुझे माफ कर दो माँ। अगर कल तक तूने अपने सारे पाप नहीं धो लिए तो मैं कल रात में फिर आऊंगी। माँ, मैं कल सब कर दूंगा, बस मुझे थोड़ा सा समय दे दो। प्रीति चूड़ियां खनकाती हुई दरवाजे से बाहर निकलकर अपने घर आ गई। अंधेरी रात में भी उसे बिल्कुल डर नहीं लगा। उसे पता था कि कोई उसको देख नहीं सकता है। घर आने पर माँ, बहुत मजा आया। उसका मुंह तो देखने लायक था जब मैंने उसको बताया कि मैं उसकी कुल देवी हूँ। प्रीति ने अपने माता पिता को सारी बात बताई। इंदर ने उसको गले से लगा लिया। दूसरे दिन सुबह सुबह ही किशोरी लाल दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। प्रीति ने ही दरवाजा खोला। बिटिया, तुम्हारी बापू कैसे हैं? जरा बुलाना, मुझे उनसे बातें करनी है।
तब तक इंदर भी आ गया। सेठ, मेरी जमीन लौटा दो, बीवी बच्चे भूखे मर जाएंगे। अरे इंदर, आज से तुम अपनी जमीन पर खेती कर लो। मैं तुम्हारी मदद के लिए अपने बैल भी भिजवा देता हूँ। सेठ जी, अभी तो मेरी हालत ऐसी नहीं है कि मैं खेत में काम कर सकूं। अरे चलो, मैं तुम्हारा इलाज शहर में करवाऊंगा। तुम्हारे खेत पर अपने आदमी भेज देता हूँ। सेठ जी, आप क्या कह रहे हैं? सच कह रहा हूँ इंदर, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। आज मुझे अपने सारे पापों का प्रायश्चित करना होगा। कोई सपना तो नहीं देख लिया मैंने सेठ जी? अरे नहीं इंदर, सपना नहीं देखा, बस आत्मा की आवाज सुन ली। अच्छा, मैं चलता हूँ। तुम थोड़ी देर में दुकान पर आ जाना, मुझे अभी बहुत सारे काम निपटाने हैं। उसके जाने के बाद तीनों एक दूसरे का मुंह देखते हुए खूब जोर से हंस पड़े। प्रीति, तूने तो उसको काफी डरा दिया। बापू, आज की रात मुझे फिर जाना होगा सेठ के पास। चलो, अब हमारी जमीन वापस मिल गई, तुम्हारा इलाज भी हो जाएगा, बस हमारी दशा सुधर जाएगी। इंदर तैयार होकर सेठ की दुकान पर गया तो वहाँ काफी लोग थे। सेठ सबकी हड़पी हुई जमीन वापस करने का फैसला सुना रहा था। आओ इंदर, कल की भूल के लिए मुझे माफ करना भाई। थोड़ी देर में चलते हैं शहर। किशोरी लाल उसे शहर ले गया और अच्छे से अस्पताल में उसका इलाज करवाया। घर आते समय उसको 500 रुपए भी पकड़ा दिए। इंदर घर आया तो, बापू, हमारे खेत में आज से जुताई शुरू हो गई है, अब की बार हम उसमें गेहूं लगाएंगे। हाँ बेटी। उस दिन जब किशोरीलाल घर आया तो उसने अपने नौकर माखन को भी रात में अपने कमरे में ही सोने को कहा। उस दिन रात भर पलंग पर बैठा रहा। सुबह के 4 बजे उसकी आंखें लग गई। तभी, सेठ, आज तो तूने बहुत नेक काम किया है, इसलिए तेरा कुछ पाप कट गए। मैं तुझसे प्रसन्न हुई। आइंदा कभी किसी का दिल मत दुखाना। अपनी पत्नी पहले ही खो चुका है, जाकर दान पुण्य करके अपने बचे हुए पापों का प्रायश्चित कर ले। माँ, आपकी बहुत कृपा है जो आपने मुझे बचा लिया। अब मैं समझ गया हूँ कि मुझे क्या करना है। प्रीति अपने घर चली गई। सुबह, माँ, ये जादुई चूड़ियाँ मुझे इसलिए मिली है कि मैं बिगड़े हुए लोगों को सुधार सकूं। अब से मैं रोज रात में उन जगह पर जाऊंगी जहाँ अपराध होते हैं। देखना, कुछ ही दिनों में हमारे गांव के सारे अपराधी सुधर जाएंगे। सही कहा तूने, जादुई चूड़ियों का इससे अच्छा उपयोग तो हो ही नहीं सकता। प्रीति की मेहनत और नेकी से खुश होकर जादुई चूड़ियों ने उसका घर, धन, वैभव और समृद्धि से भर दिया। अब उनके जीवन में कोई कष्ट न था।